आज वह दिन था जब शर्मा परिवार और मेहता परिवार की शादी तय थी। माया शर्मा सफ़ेद वेडिंग गाउन पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने अकेली बैठी थी। आईने में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसके कानों में बार बार उसके पिता राकेश शर्मा की सख्त आवाज़ गूंज रही थी। माया, तुम्हारी बहन रिया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई है। वह आदित्य मेहता से शादी नहीं कर सकती। उसकी जगह तुम शादी करोगी। यह तुम्हारे भाग्य की बात है। अगर तुम शादी से भागने की कोशिश करोगी तो अपनी मौसी कविता देवी का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। कविता देवी ही माया की सबसे करीबी थीं। उन्होंने ही माँ की कमी पूरी की थी और अकेले ही माया को पाला था। पिता द्वारा मौसी को धमकी की तरह इस्तेमाल करना माया को अंदर से तोड़ रहा था। वह गुस्से से कांप रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। वह बस चुपचाप बैठी रही, एक डरी हुई चिड़िया की तरह। तभी दरवाज़ा खुला। आदित्य मेहता का असिस्टेंट अंदर आया और आदर से बोला, मिस शर्मा, हमारे प्रेसिडेंट आज किसी ज़रूरी काम में फंस गए हैं। वह आपको लेने नहीं आ पाएंगे। मैं आपको शादी की जगह तक भिजवा देता हूँ। शादी वाले दिन दूल्हा नहीं आएगा। यह सुनकर माया के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसे पता था कि उसकी यह मुस्कान रोने से भी ज़्यादा दर्दनाक लग रही होगी। कुछ देर बाद माया मेहता परिवार की शानदार लग्जरी शादी की कार में बैठ चुकी थी। उसके पीछे कई महंगी गाड़ियाँ थीं। शादी का ठाट बाट बहुत बड़ा था, लेकिन माया को इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। शादी की जगह किसी परिकठा जैसी सजी हुई थी। चारों ओर फूल, लाइट्स और चमक दमक थी। एक पल के लिए माया रुक गई, फिर उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। ये सारी सजावट मेरी बहन रिया के लिए थी। काश वह यहाँ होती, तब यह शादी सच में एक सपना लगती। असिस्टेंट ने विनम्रता से कहा, मिस शर्मा, शादी शुरू होने में थोड़ा समय है। आप बैक स्टेज आराम कर लीजिए। बैक स्टेज पर माया ने देखा कि उसके पिता राकेश शर्मा विक्रम मेहता से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। माया को देखते ही पिता ने बात खत्म की और उसके पास आकर सख्त आवाज़ में बोले, आदित्य आज नहीं आ पाएगा। तुम चुपचाप शादी पूरी करो। कोई गलती मत करना, वरना अंजाम जानती हो। माया ने पहली बार सीधी नज़र से अपने पिता को देखा और गंभीर आवाज़ में बोली, पापा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? राकेश शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। बेवकूफ़ी मत करो। मेहता परिवार पैसा और रुतबे दोनों में सबसे आगे है। यह शादी तुम्हारे लिए वरदान है। ज़्यादा सवाल मत करो। माया का दिल टूट गया। वह समझ गई कि उसके पिता ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। रिया उनके लिए राजकुमारी थी और वह सिर्फ एक बदली हुई मोहरा। आखिरकार मौसी कविता देवी की खातिर माया को झुकना पड़ा। ठीक है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं शादी पूरी कर दूंगी। शादी का मंच, माया अकेली शादी के मंच पर खड़ी थी। नीचे बैठे मेहमान उसे घूर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। दूल्हा नहीं आया था। यह बात सबके लिए चर्चा का विषय बन चुकी थी। माया ने माइक उठाया और मुस्कुराकर कहा, आप सभी का धन्यवाद जो आज हमारी शादी में आए। आप सोच रहे होंगे कि आदित्य आज यहाँ क्यों नहीं है। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझसे ही शादी की रस्म पूरी करने को कहा। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर कानाफूसी और तेज हो गई। अरे, इसीलिए तो वह किसी और लड़की के करीब नहीं जाता, तो बीमारी की वजह से। मैंने सुना है वो ज़्यादा वक्त बीमार ही रहता है। माया के चेहरे पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे शादी में अकेला छोड़ा, अब तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ एक बार के बालकनी में बैठा आदित्य मेहता टीवी पर यह सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं बीमार हूँ। उसकी आंखों में आग थी। पास बैठा उसका दोस्त करण मल्होत्रा हंसते हंसते बोला, यार, ये लड़की तो कमाल की है। आदित्य गुस्से से खड़ा हो गया। चुप रहो, भागती हुई दुल्हन। शादी की रस्म पूरी होते ही माया ने अपने हाई हील्स उतारे, गाउन का निचला हिस्सा फाड़ा और भीड़ में घुसकर भागने लगी। पीछे से उसके पिता की गुस्से भरी आवाज़ आई, उसे पकड़ो, भागने मत देना। लेकिन माया तेज थी। वह बाथरूम में छिप गई और तुरंत अपनी दोस्त नेहा वर्मा को फ़ोन किया।
नेहा ने जल्दी से वेटर से सूट उधार लिया और बाथरूम पहुंची। माया कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही नेहा के साथ मिलकर यह सब प्लानिंग कर लिया था। माया ने कपड़े बदले, हल्का सा मेकअप किया और लड़के का भेष बना लिया। अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। उसको यूं लड़के के वश में देखा, नेहा भी थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाती है। नेहा उसे देखकर बोली, इतनी हैंडसम हो कि मुझसे शादी कर लो। माया हंस पड़ी। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ऐतराज न हो तो सोच सकती हूँ। दोनों हंस पड़ी। कुछ ही देर बाद माया चुपचाप बाहर निकली। सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान ही नहीं पाए। बाहर एक शानदार कार रुकी थी। माया ने झट से दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और बोली, भाई साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है, ज़रा मदद कर दीजिए। कार आगे बढ़ गई और इसी के साथ बदली हुई दुल्हन एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़ी। पर माया ये बात शायद भूल चुकी थी कि ये दुनिया बहुत छोटी है, और अब जबकि उसकी किस्मत आदित्य से जुड़ चुकी थी कि वो उससे दूर नहीं जा सकती थी, किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे से मिलवाएगा, जैसे अभी मिलवा दिया था। और वो आदित्य के ही कार में आकर जल्दबाजी में बैठ गई। दूसरी तरफ आदित्य अचानक से अपनी गाड़ी में बैठे उस अनजान युवक को देखकर हैरान था। छोटे कटे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी नाक, गुलाबी होंठ, अंडाकार चेहरा और दूध सी सफ़ेद त्वचा। पहली नज़र में तो उसे लगा कि सामने कोई लड़की बैठी है, लेकिन उसने सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और काले लेदर के जूते पहन रखे थे, जो उसकी नाजुक शक्ल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। कपड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि शायद वह इस रेस्टोरेंट का वेटर हो। तो क्या यह कोई ऐसा लड़का है जो दिखता बिल्कुल लड़की जैसा है? माया शर्मा, जो इस वक्त पुरुष के भेष में थी, ने देखा कि आदित्य उसे लगातार घूर रहा है, लेकिन कार स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और बड़ी ही बेबसी से बोली, सर, एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से भी बड़ा पुण्य होता है। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। अगर वह अब भी यहाँ से नहीं गई और बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया तो आज उसका बचना नामुमकिन था। सॉरी, आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज़ में कहा। मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता, मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अभी जाकर माया शर्मा से हिसाब चुकता करना था। उसके पास इस अजीब से लड़के के लिए समय नहीं था। सर, मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ, बस एक बार मदद कर दीजिए। माया ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से उसकी तरफ देखा और अनजाने में नखरे दिखाने लगी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि इस वक्त वह एक लड़के के भेष में है। उसकी यह अदा देखकर आदित्य को दया नहीं बल्कि चिढ़ महसूस हुई। वह तिरछी नज़र से देखते हुए बोला, एक मर्द होकर ऐसे नखरे करते हुए शर्म नहीं आती? मर्द? नखरे? माया ने झट से नीचे देखा और अपने भेष का एहसास हुआ। उसका दिमाग तुरंत चला। हाँ, एक आदमी को आदमी की तरह ही बात करनी चाहिए। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ भारी कर ली। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वह गहरी आवाज़ में बोली। हूँ? आदित्य को उसकी बात समझ नहीं आई। माया ने बात बदलते हुए गंभीर चेहरे से कहा, अभी अभी अस्पताल से फ़ोन आया है। मेरी दादी की हालत बहुत नाजुक है। अगर मैं अभी नहीं पहुंचा तो शायद आखिरी बार भी उन्हें न देख पाऊं। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वैसे भी यह आदमी मुझे जानता नहीं है, झूठ बोलने में क्या हर्ज है। पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है। माया की हालत देखकर आदित्य का दिल थोड़ा नरम पड़ा। कौन सा अस्पताल? उसने पूछा। देक्सिंग हॉस्पिटल, माया ने तुरंत जवाब दिया। सर, अच्छे काम का फल ज़रूर मिलता है। मुझे किसी अच्छे फल की ज़रूरत नहीं है, आदित्य ने लापरवाही से कहा और कार आगे बढ़ा दी। इतना अमीर? माया ने हैरानी से पूछा। मैं कौन हूँ, इसका हिसाब तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य झुंझलाया। ये आदमी औरतों से भी ज़्यादा बातूनी है, उसने मन ही मन सोचा। इसके बाद माया चुप हो गई। आज उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट चुकी थी। न वह शर्मा परिवार लौट सकती थी, न मेहता परिवार। अगर आदित्य को पता चला कि शादी में वही लड़की थी जिसने उसे बदनाम किया, तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में गाड़ी डेक्सिंग हॉस्पिटल के सामने रुक गई। आगे उतर जाओ, आदित्य ने कहा। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, माया बोली। जल्दी में मैं वॉलेट लाना भूल गया। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। ज़रूरत नहीं, आदित्य ने बेरुखी से कहा। नहीं सर, माया जिद पर उतर आई। मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। नंबर नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठा रहूंगा।
सिरदर्द बन गया है यह। आखिरकार आदित्य ने पेन निकाला, उसके हाथ पर नंबर लिख दिया और ठंडे स्वर में कहा, अब जा सकते हो। धन्यवाद। माया मुस्कुराई और तुरंत उतर गई। रोल्स रॉयस तेजी से वहां से निकल गई। कितना बेरहम आदमी है, माया ने बुदबुदाया। क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? उसने तुरंत नेहा वर्मा को फोन किया। नेहा, मेरे लिए होटल में एक कमरा बुक कर दे, बाद में पैसे दे दूंगी। कुछ ही मिनटों में होटल की डिटेल्स आ गईं। माया ने राहत की सांस ली। होटल पहुंचकर उसने नहाया, कपड़े बदले। भूख से पेट जल रहा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, धड़ाम, सिर पर जोर का झटका लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसे उठा लो, किसी ने कहा। काले कपड़ों में कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। अगला दिन सुबह माया की आंख खुली। सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। यह जगह अनजान थी। कपड़े बदल चुके थे। डर उसके दिल में चाकू की तरह उतर गया। यह सब किसने किया? तभी दरवाजा खुला। एक औरत अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग छोटी बहू, नाश्ता तैयार है। छोटी बहू? माया सन्न रह गई। कौन सी बहू? उसने कांपती आवाज में पूछा। आप और मिस्टर हे की शादी तो कल ही हुई थी। औरत मुस्कुराई। आप हमारी छोटी बहू हैं। माया का दिल जोर से धड़क उठा। कौन मिस्टर हे? उसने धीरे से पूछा। आदित्य मेहता। माया की आंखों में गुस्सा और डर दोनों भर आए। तो यह उसी का काम था। आवाज में पूछा, आप और मिस्टर आदित्य की शादी तो कल ही हुई थी। औरत मुस्कुराई। आप हमारी छोटी बहू हैं। माया का दिल जोर से धड़क उठा। कौन मिस्टर? उसने धीरे से पूछा। आदित्य मेहता। माया की आंखों में गुस्सा और डर दोनों भर आए। क्या आदित्य? जी छोटी बहू, आंटी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बताइए, आपके घर के आदित्य मेहता कहाँ हैं? मैं अभी उनसे हिसाब चुकता करना चाहती हूँ, माया शर्मा गुस्से से बोली। उसके अंदर ऐसा तूफान मचा था कि अगर सामने आदित्य आ जाता तो शायद वह सच में उसका गला पकड़ लेती। नींद में उसका फ़ायदा उठाना, बेहोशी की हालत में उसे यहाँ ले आना। आदित्य मेहता जैसे घटिया आदमी से और क्या उम्मीद की जा सकती थी? वह तो हमेशा दावा करता था कि वह रिया शर्मा से ही प्यार करता है। फिर किसी और औरत के साथ ऐसा करना, क्या यह धोखा नहीं था? दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, माया ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। सुबह सुबह मेरी बुराई कौन कर रहा है? एक ठंडी भारी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। माया चौंक गई। दरवाजे पर कब से वो आदमी खड़ा था, जो कि कोई और नहीं आदित्य मेहता था, यह उसे पता ही नहीं चला। वहीं आदित्य आराम से कमरे के अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी अंधेरी चमक थी। माया ने सिर उठाकर देखा। छोटे कटे काले बाल, हल्की सी साइड में गिरी हुई लटें, घनी भौहें, तीखी आंखें, ऊंची नाक के नीचे पतले लेकिन बेहद आकर्षक होंठ। पूरा व्यक्तित्व शालीन, रौबदार और ख़तरनाक रूप से हैंडसम था। अगर उसे यह न पता होता कि उसका दिल सिर्फ रिया के लिए धड़कता है, तो शायद वह भी बाकी औरतों की तरह उसकी शक्ल पर ही मर जाती। लेकिन अब वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। फिर भी यह चेहरा उसे अजीब तरह से जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे वह उसे पहले कहीं देख चुकी हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता, आंटी ने आदर से कहा। मैं नीचे का काम देख लेती हूँ, आप तब तक मैडम से बातें कीजिए। आंटी रुकिए, आप मत जाइए, माया ने घबरा कर कहा। लेकिन आंटी तो ऐसे गायब हुई जैसे जान बचाकर भाग रही हों। अब माया कमरे में आदित्य के साथ अकेली थी। कल तुमने इतने लोगों के सामने कह दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब डर नहीं लगा था? आदित्य उसके करीब आया। उसने माया की तरफ हाथ बढ़ाए और तंज भरे स्वर में बोला, और आज इतनी डरपोक क्यों हो गई? माया शर्मा, हिम्मत बस जुबान तक ही थी क्या? घटिया आदमी। माया ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुओ, मुझे घिन आती है। उसका दिल तो उसकी बहन के लिए था, फिर उसे छूने का हक उसे किसने दिया? घिन? आदित्य की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो, पति पत्नी का रिश्ता निभाना तुम्हारा फर्ज है। अगर दिल मेरी बहन के पास है तो मुझसे शादी क्यों की? जब न आपको मुझे चाहिए न मुझे आपको, तो तलाक क्यों नहीं दे देते? माया की आवाज़ कांप रही थी। यही बात आदित्य की नस पर चढ़ गई। उसने इस बार ज़ोर से उसका जबड़ा पकड़ा। मेरी हदें मत पार करो माया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। तुम मेरी इज्जत का सौदा हो, तुम्हें तलाक का सपना देखने की भी इजाज़त नहीं है। तो मुझे आज़ादी कब मिलेगी? माया ने दर्द सहते हुए पूछा। जिस दिन रिया वापस आएगी, आदित्य ने दांत पीस कर कहा।
तब तक तुम सिर्फ उसकी जगह हो और खुश रहने की उम्मीद मत करना। माया फट पड़ी। उसकी यह बात सुन वो गुस्से से बोली, तुम बीमार हो, उसने तुम्हें छोड़ा, हिसाब उससे करो, मुझसे क्यों? आदित्य की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। तुम अपनी मौसी कविता देवी को बहुत चाहती हो, है ना? उसने धीरे लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा। माया का दिल धक से रह गया। अगर तुमने भागने की कोशिश की, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दूंगा। माया की आंखें फैल गईं। ये सब मेरे पापा राकेश शर्मा ने बताया आपको, है ना? अगर मैं तुम्हारे बारे में सब न जानता, आदित्य ने बेरुखी से कहा, तो क्या मैं तुमसे शादी करता? माया ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने मजबूती से कहा, मैं आपकी शर्त मानती हूँ, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। बोलो, आदित्य ने अधीरता से कहा। पहली, हम अलग कमरों में सोएंगे। दूसरी, आप मुझे छुएंगे नहीं। तीसरी, बाहर हम दूरी बनाए रखेंगे। आदित्य हल्का सा हंसा। पहली तो मंजूर, तीसरी मुश्किल है। शहर जानता है कि मैंने शादी की है। तो तीसरी छोड़ दीजिए, माया ने 3 सख्ती से कहा। लेकिन पहली 2 टूटनी नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मैं तुम में दिलचस्पी रखता हूँ? आदित्य ने तिरस्कार से कहा। खुद को क्या समझती हो? माया चुप रही। वैसे, उसने अचानक पूछा, अगर कुछ नहीं हुआ तो कपड़े किसने बदले? आंटी वांग ने, आदित्य ने कहा। अब नीचे आकर नाश्ता करो। यह जानकर उसका दिल हल्का हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो वह सब सह सकती थी। आखिरकार जब रिया शर्मा वापस आएगी तो वह आदित्य से तलाका ले लेगी और फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकेगी। सच जानने के बाद माया ने अच्छे मूड में कपड़े बदले और सीढ़ियों से नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, आदित्य मेहता ने उसे ऊपर से नीचे देखा और झुंझलाकर बोला, मुझे किसी का इंतज़ार करने की आदत नहीं है। अगर अगली बार नाश्ते में 5 मिनट भी देर हुई तो मैं आंटी वांग से कह दूंगा कि पूरा नाश्ता हटा दिया जाए। क्या? माया का गुस्सा भड़क उठा। आप इतने जालिम क्यों हो? क्या इंसानों की तरह नाश्ता करने का भी हक नहीं है? ये मेरा घर है, आदित्य ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। यहाँ आखिरी फैसला मेरा ही चलता है। आप... माया गुस्से से लगभग खून उगलने वाली थी। छोड़ो, उसने खुद को समझाया। अच्छी औरतें घटिया मर्दों से बहस नहीं करती। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और आदित्य के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में आंटी वांग नाश्ता लेकर आईं और माया के सामने प्लेट रख दी। जैसे ही माया ने प्लेट देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। प्लेट में सैलेड रखा था। ये मेरा नाश्ता है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। सुबह सुबह सैलेड? क्या आदित्य बीमार है? जी हाँ, छोटी बहू, आंटी वांग ने ईमानदारी से जवाब दिया। ओह, धन्यवाद, माया ने कहा, लेकिन मन ही मन शिकायत करने लगी। अमीर लोग सच में अजीब होते हैं। नाश्ता भी इतना सा, सुबह सुबह सैलेड खाकर पेट में भला क्या जाएगा? प्लेट देखते ही उसका मन खराब हो गया। उल्टी सी आने लगी। दूर बैठे आदित्य ने माया के चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेस देख ली। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर खाना नहीं है तो मत खाओ। आंटी वांग, इसका नाश्ता हटा दीजिए। जी साहब। आंटी वांग ने तुरंत प्लेट उठा ली। अरे, ये क्या तरीका है? माया गुस्से से बोली। मैंने कहा कहाँ नहीं खाना। मेरा नताशा ऐसे कैसे हटवा सकते हो? वह कल से भूखी थी। पेट ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। सैलेड ही सही, वह किसी तरह खा लेती, लेकिन आदित्य ने तो बिना सोचे समझे उसका नाश्ता ही हटवा दिया। कितना बेरहम आदमी है। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें खाना नहीं है, आदित्य ने शांति से कहा। मैं ज़बरदस्ती करने में यकीन नहीं रखता। इतना कहकर उसने नैपकिन से मुंह पोंछा और हाउसकीपर से कहा, गाड़ी तैयार करवा दो। आदित्य मेहता, माया ने दांत पीसते हुए कहा, इसका हिसाब मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। उसकी पीठ को जाते देखते हुए माया के अंदर उसे मार डालने की तीव्र इच्छा हुई। वह मन ही मन सोच ही रही थी कि किस तरह आदित्य से बदला लिया जाए। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसको एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जो वही था जो कल उसने उस आदमी से ही लिए थे नंबर। ये वही आदमी तो नहीं जिसने कल उसे लिफ्ट दी थी। इतनी जल्दी पैसे मांगने का फ़ोन? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं। इतनी महंगी गाड़ी चलाने वाला, इतना हैंडसम आदमी, उसे लगा था कि वह सच में अमीर है और किराए की परवाह नहीं करेगा। कौन जानता था कि वह इतनी जल्दी हिसाब करने आ जाएगा। माया ने मजबूरी में कॉल रिसीव की,
लेकिन कुछ कहने से पहले ही फ़ोन से एक ठंडी आवाज़ आई। लिन, माया शर्मा, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। अगर अभी बाहर नहीं आई तो टैक्सी से ही घर आना। माया का दिल ज़ोर से धड़क उठा। ये आवाज़, ये तो आदित्य मेहता की है। तो क्या कल जिस आदमी की कार में वह बैठी थी वही आदित्य था? माया ने याद करने की कोशिश की। पूरी तरह पक्का तो नहीं, लेकिन आवाज़ वही थी। माया शर्मा, उसने खुद से कहा, तुम इतनी बदकिस्मत तो नहीं हो सकती। एक ही आदमी से 2 बार टकरा जाना, और वो भी आदित्य मेहता से। आदमी की कार में वह बैठी थी वही आदित्य था। माया ने याद करने की कोशिश की। पूरी तरह पक्का तो नहीं, लेकिन आवाज़ वही थी। माया, उसने खुद से कहा, तुम इतनी बदकिस्मत तो नहीं हो सकती। एक ही आदमी से 2 बार टकरा जाओ, और वो भी आदित्य मेहता से। माया शर्मा कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से कोई जवाब न मिलने पर आदित्य मेहता ने फ़ोन सीधा काट दिया। माया गुस्से से फट पड़ी। नफरती आदित्य मेहता, कितनी हिम्मत है तुम्हारी कि मुझे आदेश दो और ऊपर से फ़ोन भी काट दो। कोई उम्र का लिहाज है या नहीं? लेकिन टैक्सी लेकर खुद जाने की नौबत न आए, इस डर से माया फिर भी जल्दी जल्दी बाहर भागी। वह लिफ्ट से सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंची। जैसे ही वह रोल्स रॉयस फैंटम के पास पहुंची, उसकी सांस फूल रही थी। वह दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि गाड़ी चलाओ, आदित्य ने ठंडे स्वर में ड्राइवर से कहा। ड्राइवर वर्मा घबरा गया। सर, छोटी बहू अभी गाड़ी में बैठी नहीं है, उसे छोड़ो, आदित्य ने झुंझलाकर कहा। जी सर। मजबूरी में वर्मा ने गाड़ी स्टार्ट की और रोल्स रॉयस को सीधा सोसाइटी से बाहर निकाल लिया। माया वहीं खड़ी रह गई। गाड़ी को जाते देखते ही वह गुस्से से पैर पटकने लगी। कमबख्त, बस कुछ सेकंड की ही तो देर हुई थी, इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकता था? आदित्य मेहता, तुम सच में हरामी हो। उधर गाड़ी के अंदर बैठा आदित्य शीशे से माया को पैर पटकते देख रहा था। उसका मूड अनजाने में ही अच्छा हो गया और होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझसे टकराने की हिम्मत करती है और ऊपर से मुझे ना भी बोलती है। ठीक है माया शर्मा, अब देखेंगे कि किसका दम ज़्यादा है। ड्राइवर वर्मा कुछ समझ नहीं पाया और बोला, सर, क्या सच में छोटी बहू को घर नहीं ले जाना है? उसमें काफ़ी काबिलियत है, आदित्य ने व्यंग्य से कहा। खुद रास्ता ढूंढ लेगी। उसका सब्र सीमित था, वह किसी का इंतज़ार नहीं करता। इधर माया के सामने नई मुसीबत खड़ी थी। अगर वह मेहता हाउस नहीं पहुंची तो आज रात आदित्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके छत के नीचे रहना है तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। माया मजबूरी में सोसाइटी से बाहर आई और सड़क किनारे टैक्सी रोकने लगी, लेकिन आज जैसे किस्मत ने ठान ली थी, एक भी टैक्सी नहीं रुकी। आज सब कुछ मेरे खिलाफ ही क्यों है? माया बुदबुदाई। वह बस लेने ही वाली थी कि अचानक एक फेरारी उसके सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और एक हंसमुख आवाज़ आई। अरे माया शर्मा, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आदित्य मेहता ने लिफ्ट नहीं दी क्या? माया चौंकी। आप मुझे जानते हैं और आदित्य को भी? ओह, लड़के ने हंसते हुए कहा। परिचय देना भूल गया, मेरा नाम करण मल्होत्रा है, आदित्य का सबसे पक्का दोस्त। अब माया को समझ आया। तो आप वही हैं? उसने सिर हिलाया। वैसे आदित्य तो बड़ा बेरहम निकला। करण मुस्कुराया। इतनी खूबसूरत बीवी को यूं ही छोड़ गया। अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अगर आप आदित्य से मिलने आए हैं, माया ने शांति से कहा, तो देर हो चुकी है, वह पहले ही घर पहुंच चुका है। कोई बात नहीं, करण ने आंख मारी। मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। अगर मैडम को एतराज़ न हो तो आपको छोड़ देता हूँ। जब इतने हैंडसम आदमी ऑफ़र कर रहे हैं, माया मुस्कुराई, तो मना करना बदतमीज़ी होगी। वह बिना झिझक गाड़ी में बैठ गई। माया की बेबाकी देखकर करण और ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। आदित्य सच में नासमझ है, वह बोला। आप जैसी लड़की की कदर करना नहीं जानता। इस बात पर हम दोनों की सोच मिलती है। माया हंस पड़ी। फेरारी जल्द ही मेहता हाउस पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, हाउसकीपर दौड़ कर आया। नमस्ते मिस्टर करण। नमस्ते, करण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। माया के उतरते ही हाउसकीपर की आंखों में हल्की सी हैरानी दिखी, लेकिन वह तुरंत संभल गया। छोटी बहू, मालिक और यंग मास्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। माया की आंखों में शरारत चमकी। करण, चलिए साथ चलते हैं। आप मुझे करण ही कह सकती हैं, वह हंसा। दोनों साथ अंदर गए। हॉल में बैठे विक्रम मेहता ने आदित्य से पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है?
मुझे क्या पता, आदित्य ने लापरवाही से कहा। मैं उसका नौकर नहीं हूँ। आदित्य, विक्रम मेहता नाराज हो गए। तुमने शादी की है, वह इस घर की बहू है। तभी अंकल, करण की आवाज़ गूंजी। अरे करण! विक्रम मेहता खुश हुए। और तुम माया के साथ? आदित्य का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने रास्ते में छोटी बहू को देखा, करण ने मुस्कुराकर कहा। बेचारी बस का इंतज़ार कर रही थी तो मैं उन्हें ले आया। विक्रम मेहता ने माया की तरफ देखा। क्या यह सच है? माया ने मुस्कान के साथ झूठ बोला। नहीं पापा, मैं ज़िद करके टैक्सी लेना चाहती थी। आदित्य और ज़्यादा चिढ़ गया। अगर ऐसा है, विक्रम मेहता बोले, तो कल से माया के लिए अलग गाड़ी रखी जाएगी। माया खुश होने ही वाली थी कि पापा, आदित्य बीच में बोल पड़ा, माया ड्राइव नहीं करती तो मैं उसे ले जाया करूँगा। माया बोलने ही वाली थी कि पापा, मुझे माया से ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, विक्रम मेहता बोले, उसे अच्छे से रखना। हाँ ठीक है, आदित्य मेहता ने हल्के से कहा और बिना कोई और बात सुने सीधे माया शर्मा का हाथ पकड़कर उसे बाहर वाले आंगन की ओर खींच ले गया। आदित्य का यह अचानक और तीखा रवैया देखकर कर्ण मल्होत्रा की आंखों में चालाक चमक आ गई। उसके होंठों के कोने और गहरे मुड़ गए। लगता है आगे कोई बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। हॉल से बाहर आते ही माया ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से उस पर चिल्ला पड़ी। आदित्य मेहता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पापा ने मुझे गाड़ी देने की बात कही थी तो तुमने ये कहकर मना क्यों कर दिया कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती? अगर मेरी अपनी गाड़ी होगी तो मैं खुद ऑफिस आ जा सकूंगी। मुझे तुम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होना चाहिए, है ना? वैसे भी तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो मुझे तुम्हारी गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत है? माया का गुस्सा साफ झलक रहा था। आदित्य ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय ठंडी हंसी के साथ कहा, माया शर्मा, लगता है मैंने तुम्हारी मर्दों को लुभाने की काबिलियत को कम आंक लिया था। अभी अभी मेहता परिवार में कदम रखा और तुमने करण मल्होत्रा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बताओ ज़रा, तुम दोनों के बीच क्या क्या हो चुका है? हाथ पकड़ना, गले लगना या किस भी कर लिया? माया का खून खौल उठा। आदित्य मेहता, उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हर इंसान तुम्हारी तरह घटिया और बेशर्म होता है? भले ही मुझे तुम पसंद नहीं, लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मुझे खुद पर शर्म आए। बिना सबूत किसी पर कीचड़ उछालना बंद करो। अच्छा? आदित्य का चेहरा और सख्त हो गया। तो सच बता दो, वरना अगर मैंने खुद पता लगा लिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? माया ने तंज से कहा। जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं तो मेरी ज़िंदगी में इतनी दखलंदाजी क्यों? क्या मैं किसी से दोस्ती भी करूं तो उसकी रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी? ये आदमी बीमार है, माया ने मन ही मन सोचा। ना खुद प्यार करता है, ना किसी और को करने देता है। आदित्य एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और उसे दीवार से लगा दिया। उसका चेहरा माया के बहुत करीब था। मत भूलो, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम रिया शर्मा की जगह मेहता परिवार में आई हो। भले ही मैं तुम्हें पसंद न करूं, लेकिन तुम इस घर की बहू हो। जब तक हमारी शादी ख़त्म नहीं होती तुम इस घर की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकती, समझी? वाह, माया ने आंखें बड़ी करके कहा, तुम्हें दूसरी औरत से प्यार करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। दुनिया में इतना तानाशाह इंसान भी होता है। माया शर्मा, आदित्य ने गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ लिया, तलाक से पहले तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई और मर्द नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ज़रा भी लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। तुम धमकाने के अलावा कुछ जानते भी हो? उसने कांपती आवाज़ में कहा। तुम आदमी कहलाने लायक नहीं हो। माया का इतना कहना था कि आदित्य ने अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। माया, ये क्या कर रहा है? आदित्य ने पहले सिर्फ उसे चिढ़ाने का सोचा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे किस किया वह खुद को रोक नहीं पाया। काफ़ी देर बाद जब वह पीछे हटा तो ठंडी हंसी के साथ बोला, किस करने की तुम्हारी टेक्निक बहुत ख़राब है। कहीं मैं तुम्हारा पहला आदमी तो नहीं? आदित्य मेहता, माया चीख पड़ी, तुम कितने बेशर्म हो। वो मेरा पहला किस था, मुझे वापस दो। उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आदित्य ने हवा में ही पकड़ लिया। तुम्हें किस किया मैंने तुम्हारे लिए इज्जत की बात है, उसने तिरस्कार से कहा।
कितनी औरतें हैं जो एक बार मुझे किस करने के लिए तरसती हैं और तुम्हें मिल गया। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम कुछ नहीं जानते। माया ने उसका हाथ झटक दिया। दिल में मेरी बहन से प्यार रखते हो और मुझसे ऐसे किस करते हो। तुम एक घटिया इंसान हो। ये मत समझो कि तुम औरत हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आदित्य ने फिर उसे दीवार से लगा दिया। मेरे सब्र की भी हद है। तो मार दो। माया की आंखों में पानी भर आया लेकिन आंसू नहीं गिरे। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तलाक का। उसकी जिद और मजबूती देखकर आदित्य का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। माया वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा था वह मारेगा लेकिन चला गया। अजीब आदमी है। यही उसके जाने का मौका था। उसने फ़ोन निकाला और राकेश शर्मा को मैसेज भेजा। पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहले घर जा रही हूँ, बाद में मिलूँगी, माफ़ कीजिए। बिना जवाब का इंतज़ार किए वह टैक्सी लेकर निकल गई। घर पहुँचते ही उसने सबसे पहले दांत साफ किए। आदित्य मेहता, अगर तुमने दोबारा मुझे किस किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह आईने में खुद को घूरती रही जैसे सामने वहीं खड़ा हो। आधा घंटा ब्रश करने के बाद वह थक कर रुक गई। इतने बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में भी उसे घुटन महसूस हो रही थी। काश किसी बार में जाकर पी सकती। उसने पुरुषों के कपड़े पहने, विग लगाई और नेहा वर्मा को फ़ोन किया। नेहा, आज बहुत ख़राब मूड है, चलो बार चलते हैं। आ रही हूँ। बार में बैठकर माया सब कुछ उगलने लगी। ऐसा घटिया आदमी कैसे हो सकता है। ऊपर से कहता है कि मेरी बहन से प्यार करता है। माया, नेहा ने समझाया, तुम पति पत्नी हो, किस करना कोई गुनाह नहीं। अगर उसने कुछ और किया तो। माया ने बार पर हाथ मारा। अरे, नेहा घबरा गई। डर मत, माया ने हंसकर कहा, अब मेरे पास पैसे हैं। नेहा जानती थी कि माया ने सब कुछ अपनी मौसी कविता देवी के लिए सहा है। माया, नेहा बोली, रोना हो तो रो लो, मैं हूँ। मैं नहीं रोऊंगी, माया ने गिलास टकराया। आज भी नहीं। उधर आदित्य करण के साथ बार में था। आज जंगली बिल्ली ने काट लिया क्या? करण हंसा। वो मुझे गुस्सा दिलाने लायक नहीं, आदित्य बोला। लेकिन माया का चेहरा उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तू माया को पसंद करने लगा है? करण ने पूछा। बकवास, आदित्य ने कहा। मेरे दिल में सिर्फ रिया है। तो तलाक दे दे। करण मुस्कुराया। बोर मत कर। आदित्य उठ गया। इधर नशे में माया बाथरूम गई। बाहर निकलते ही आदित्य से टकरा गई। तुम फिर? आदित्य चौंका। माया नशे में थी। वह उसके चेहरे को छूकर बोली, इतने हैंडसम क्यों हो, मेरे साथ चलोगे? हटो, आदित्य ने हाथ झटका। मुझे मर्दों में दिलचस्पी नहीं। पीछे से एक आदमी बोला, अरे ये लड़का तो बढ़िया है। वह माया को घसीटने लगा। छोड़ो मुझे। तभी, उसे छोड़ दो। आदित्य की आवाज़ गूंजी और उसका लंबा शरीर दोनों के बीच आ खड़ा हुआ। तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले? वह आदमी झुंझलाकर बोला। मैं आदित्य मेहता हूँ, आदित्य ने ठंडी आवाज़ में कहा। जैसे ही आदमी ने उसका नाम सुना और उसका चेहरा देखा, उसका रंग उड़ गया। उसने तुरंत माया शर्मा को आदित्य की ओर धकेल दिया और घबराकर बोला, मिस्टर मेहता, मुझे नहीं पता था कि ये आपका आदमी है। मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आदित्य ने गुस्से से दहाड़ लगाई। भले ही उसे माया के इतने करीब खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसे ज़बरदस्ती ले जाए और उसके साथ अमानवीय हरकत करे। इसलिए उसने माया को अपने पास ही रहने दिया। जी मिस्टर मेहता। आदमी खरगोश की तरह भाग गया। आदमी के जाते ही आदित्य ने अपनी बाहों में झुकी हुई माया से कहा, छोटे, अब तुम जा सकते हो। उसे नहीं पता था कि यह लड़का असल में कौन है, इसलिए उसने बस ऐसे ही पुकार दिया। एक लंबे चौड़े आदमी को छोटा कहना उसे ठीक लगा, लेकिन काफ़ी देर तक माया ने कोई हरकत नहीं की। आदित्य ने नीचे देखा। वह उसके सीने से लगकर सो चुकी थी। क्या चुटिया आदमी है? आदित्य बड़बड़ाया। ऐसी हालत में भी नींद आ जाती है? अब उसे पछतावा हो रहा था। वह पहले ही उस आदमी को माया को ले जाने देता। बेकार में हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अब वह उसे यूं अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। उसने ड्राइवर को फ़ोन किया, गाड़ी यहाँ ले आओ। फ़ोन रखते ही आदित्य ने माया को उठाया और लंबे कदमों से बार के बाहर निकल गया। अगली सुबह माया शर्मा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सिर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे फट जाएगा।
उसे बस इतना याद था कि वह और नेहा वर्मा कल बार में पीने गए थे। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। माया ने माथा दबाया और मोबाइल ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उंगलियां किसी गर्म चीज से टकराईं। हे भगवान, ये क्या है? उसने घबराकर सिर घुमाया। बगल में एक आदमी लेटा हुआ था। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। आ, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? आदित्य मेहता ने आंखें मसलते हुए कहा। सोने भी नहीं देती। जैसे ही माया ने देखा कि सामने आदित्य मेहता है, वह और भड़क गई। तुम घटिया इंसान! वह चीख पड़ी। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कल रात मेरे साथ क्या किया तुमने? माया को लगा कि वह अपने हाई एंड अपार्टमेंट के बेडरूम में है और आदित्य जबरदस्ती घुस आया है। आदित्य उठकर बैठ गया, सिर पकड़ते हुए बोला, अच्छी तरह देख लो छोटे, ये होटल है। और अगर तुम कल रात मुझसे चिपके नहीं रहते तो क्या मैं किसी आदमी के साथ सोता? होटल? आदमी? माया ने नीचे देखा। उसने अब भी कल वाले लड़कों के कपड़े पहने हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ, आदित्य को नहीं पता कि वह माया शर्मा है। वह उसे वही लड़का समझ रहा है जो पहले उसकी कार में बैठ गया था। और छोटा बस एक निकनेम है। मैं 1.58 हूँ। कहाँ से छोटी दिखती हूँ? माया अंदर ही अंदर भड़की। भले ही हम दोनों मर्द हों, माया ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ सो सकते हो। आदित्य की भौहें चढ़ गईं। सच में? तो फिर कोशिश करो याद करने की। आदित्य ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या क्या किया था। कल रात? माया की आवाज़ कांप गई। मैंने मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सच में कुछ कर दिया हो और अब मुझे याद ही ना हो? क्या उसे थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली गई थी, या आदित्य मेहता जानबूझकर उसे डराने का कोई नया खेल खेल रहा था? आदित्य मेहता ने कल रात की बात सोचते ही माथा पकड़ लिया। उसका सिर दर्द करने लगा। तुमने कल रात बहुत कुछ किया था, उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसे उसे वो सब याद करना भी पसंद न हो। बताओ। माया शर्मा घबरा गई। प्लीज साफ साफ बताओ। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि नशे में वह कोई हद पार कर सकती है। अगर उसने सच में कुछ गलत किया होता तो आदित्य का चेहरा इतना बेरुखा क्यों होता? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आदित्य ने बेरहमी से कहा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। इतना कहकर वह बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन माया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, दरवाज़ा बंद नहीं करने दिया और बेबस सी आवाज़ में बोली, आदित्य, मेरी हालत पर तरस खाकर ही सही मुझे बता दो। कोई कमेंट नहीं, हटो रास्ते से। आदित्य ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। एक मर्द होकर इतना नखरा दिखाना। उसे बेहद चिढ़ हो रही थी। तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी जब तक तुम बताओगे नहीं। माया अड़ गई। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। क्या तुम अंदर भी आओगी? ना, नहीं। माया ने झट से हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। घटिया आदमी, जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करता है। कुछ देर बाद आदित्य बाथरूम से बाहर आया। देखा, माया अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी। अब भी यहीं हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। मैंने कहा था ना, माया ने हट से कहा। जब तक तुम नहीं बताओगे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आदित्य ने साफ कहा और उसे नज़रअंदाज करते हुए अंदर चला गया। उसने सूट उठाया और बड़े इत्मीनान से पहनने लगा। कोई बात नहीं, माया झट से बोल पड़ी। मुझे तुम में दिलचस्पी है। कहते ही उसे खुद पर गुस्सा आ गया। ये मैं क्या बोल रही हूँ? आदित्य एक पल को सन्न रह गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें मर्द पसंद हों, लेकिन मुझे नहीं। मुझे परेशान करना बंद करो, समझे? अब माया को समझ आया। अरे बाप रे, वह तो मुझे सच में गे समझ बैठा। नहीं नहीं, माया ने तुरंत सिर हिलाया। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे मर्द पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि कल रात क्या हुआ, ताकि मानसिक तौर पर तैयार रह सकूँ। आदित्य दरवाजे की तरफ बढ़ा और माया उसके पीछे पीछे बोलती चली गई। आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे डिनर पर ले चलो तो मैं सब बता दूंगा। भूख से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस इतना? माया की आंखों में चमक आ गई। चलो बताओ क्या खाना है? तुम्हारे पास पैसे हैं भी?
आदित्य ने शक से पूछा। मुझे तो नहीं लगता। चिंता मत करो, माया ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। तुम्हें बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे। अब माया शर्मा आदित्य मेहता की पत्नी थी। वह एक अमीर घर की छोटी बहू बन चुकी थी। उसे अब पहले जैसी तंगी नहीं झेलनी थी। एक साधारण सी डिनर की कीमत वह आराम से चुका सकती थी। ठीक है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। बस अपने पर्स में पूरे पैसे रखना। इतना कहकर वह सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। माया भी जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुसी, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे आदित्य की बाहों में जा गिरी। उसके मजबूत सीने की धड़कन, उसकी गर्माहट, एक पल के लिए माया की सांसें अटक गईं। हे भगवान, ये तो बिल्कुल उन रोमांटिक ड्रामों जैसा सीन हो गया। गलती से गले लगना, फिर प्यार का शुरू होना। माया उसी ख्याल में खोई ही थी कि आदित्य की झुंझलाई हुई आवाज कानों में पड़ी। छोटे, अगर एक दिन भी तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो क्या मर जाओगे? बस उसका सारा रोमांटिक सपना एक सेकंड में चकनाचूर हो गया। डायनासोर बन चुका था आदित्य मेहता। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, इसे कभी रोमांटिक हीरो समझ लिया। ये आदमी रोमांस से कोसों दूर है। सॉरी, माया ने झट से खुद को उससे अलग किया। गलती से हो गया। अगर हर सॉरी माफ़ी दिला दे, आदित्य ने बाहें सीने पर बांधते हुए कहा, तो पुलिस की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। हेलो, माया भड़क गई। आदित्य मेहता, तुम्हें दिन में एक बार डांट न दूं तो क्या तुम्हें चैन नहीं मिलता? यह सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? आदित्य ने दिल में उठी अजीब सी हलचल को दबाया और धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ा, जब तक कि वह उसे लिफ्ट की दीवार से टिकाकर खड़ा न कर दे। उसका चेहरा बेहद करीब आ गया। मैं औरतों को नहीं मारता। उसने ठंडी सांस नहीं आ रही। आदित्य चौंका। तुम बीमार हो क्या? वह एक पल को रुका, फिर पीछे हट गया और उससे दूर खड़ा हो गया। तुम बीमार हो? तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। रुको, उसका परिवार तो अब माया को भी शामिल करता है। क्या मैं उसे गाली दे सकती हूँ? लिफ्ट में दोनों के बीच अब काफी दूरी थी। तभी झटका, लिफ्ट अचानक हिल गई। लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। आदित्य की सांसें तेज होने लगीं। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने एक डरावनी तस्वीर उभर आई। एक बंद कमरा, अंधेरा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। कोई है? प्लीज़, कोई मेरी मदद करो। अब उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह वर्तमान में है या बीते हुए उस डरावने अतीत में। डर ने पूरी तरह उसके दिल को जकड़ लिया था। माया ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और धीमी आवाज़ में पूछा, आदित्य, तुम ठीक हो? मुझे डर लग रहा है। आदित्य की आवाज़ कांप रही थी। बहुत डर। माया ने हल्की रोशनी में उसकी हालत देखी तो घबरा गई। वह तुरंत उसके पास गई और धीरे से उसे थाम लिया। अपनी बाहों में भरते हुए नरमी से बोली, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। आदित्य को अचानक अपने सीने में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। अजीब सी तसल्ली। माया की बाहों में सिमटे होने से उसे लगा कि डर अब उतना गहरा नहीं रहा। उसका कांपता दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। माया ने महसूस किया कि आदित्य अब थोड़ा सामान्य हो चुका है, तो उसके दिल से भी बोझ उतर गया। लगता है ये इंसान बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना मजबूत नहीं है। न जाने उसने क्या झेला है जो अंधेरे से इतना डरता है। क्या उसे सच में बंद कमरे का डर है? माया यही सोच रही थी कि अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। मेंटेनेंस स्टाफ बाहर खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र दो आदमियों पर पड़ी जो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे, उसकी आंखें फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। माया को तुरंत एहसास हुआ कि सामने वाला कुछ और ही समझ बैठा है। वह जल्दी से बोली, वो गलत समझ रहे हैं आप। हम उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं। लेकिन वह आदमी एक पल भी रुका नहीं। घबराकर भाग गया, जैसे एक मिनट भी वहाँ रुकना उसके लिए जानलेवा हो। स्टाफ के जाते ही आदित्य को पूरी होश आया। उसने देखा कि वह अब भी माया की बाहों में है। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने उसे जोर से धकेल दिया। मुझसे चिपकने की क्या ज़रूरत थी? उसकी आंखों में घिन थी। रिया के जाने के बाद उसने माया से शादी कर ली और अब क्या वह किसी आदमी के साथ भी फिसलने वाला था?
माया संतुलन खो बैठी और लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ी। दर्द से उसकी सांस अटक गई। हेलो, आदित्य मेहता, वह गुस्से से चिल्लाई। तुम्हें हो क्या गया है? अगर मैं तुम्हें अभी नहीं पकड़ती तो तुम डर के मारे लिफ्ट में ही मर जाते। अब उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो। ज़रा सी भी इंसानियत है या नहीं? क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? आदित्य ने बेरुखी से कहा। बेकार की सहानुभूति। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। नफरत करता हूँ तुमसे, आदित्य मेहता, माया उसकी पीठ की ओर चिल्लाई। दुआ करती हूँ कि बाहर जाते ही कोई गाड़ी तुम्हें टक्कर मार दे। अब उसे पछतावा हो रहा था। मुझे उसकी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। मर जाता तो मर जाता। वह आदमी सच में दिन ब दिन और ज़्यादा घिनौना लगता जा रहा था। उसे आज तो नाश्ता भी नसीब नहीं होगा। बेहतर है घर जाकर नहा लूँ। माया होटल से बाहर निकली, टैक्सी रोकी और सीधे हाई एंड अपार्टमेंट लौट आई। घर पहुंचने पर आदित्य वापस नहीं आया था। शायद सीधे ऑफिस चला गया। आंटी वांग भी घर पर नहीं थीं, सब्जी लेने गई होंगी। भगवान का शुक्र है, कम से कम अभी मर्द वाले कपड़ों में पकड़े जाने का डर नहीं। माया ने जल्दी से नहाया, साफ कपड़े पहने। तभी आंटी वांग लौट आईं। पहले तो वह चौंकीं, फिर मुस्कुराकर बोलीं, गुड मॉर्निंग छोटी बहू, क्या आपने नाश्ता कर लिया? गुड मॉर्निंग आंटी वांग, माया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं किया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो ये कपड़े बदलना मुश्किल हो जाता। बाल बाल बची। आंटी वांग ने बिना कुछ पूछे रसोई का रुख किया। मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। कुछ देर बाद आदित्य मेहता घर में दाखिल हुआ। आंटी वांग, उसने सपाट लहजे में कहा, मैंने भी नहीं खाया, मेरे लिए भी बना दीजिए। जी साहब। आंटी वांग के जाते ही लिविंग रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। माया ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, आज ऑफिस नहीं गए? मैं जाऊं या नहीं, क्या इससे तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी? आदित्य ने ताना मारा। भूख से तो तुम मरने वाली नहीं हो। इतना कहकर वह सीढ़ियां चढ़ गया। आदित्य मेहता, तुम सच में मर जाओ। माया ने गुस्से से उसकी पीठ की ओर मुट्ठी हिलाई। मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हर बार आधा मरा छोड़ देता है। छोटी बहू, नाश्ता तैयार है। आंटी वांग की आवाज़ आई। आ रही हूँ। माया ने तय किया, पहले पेट भरो, फिर उस पागल आदमी से निपटो। आंटी वांग ने पूछा, साहब कहाँ हैं? किसे पता? माया ने कुर्सी खींचते हुए कहा और खाना शुरू कर दिया। अगर देर कर दी तो क्या पता वो फिर नाश्ता हटवा दे। वह तेज़ी से खाने लगी। मैं यहाँ हूँ। आदित्य की आवाज़ पीछे से आई। उसने माया को बिना किसी सलीके के खाते देखा, भौहें सिकोड़ लीं। कितनी बदतमीज़ है, रिया से तो बिल्कुल उलट। साहब, नाश्ता तैयार है, आंटी वांग बोली। धन्यवाद। आदित्य ने शालीनता से बैठकर खाना शुरू किया। माया बुदबुदाई, दिखावा, ढोंग। माया शर्मा, आदित्य ने चॉपस्टिक रख दी। मेरे बारे में बहुत शिकायतें हैं। पीठ पीछे बातें करना कब से बहादुरी बन गया? नहीं नहीं, माया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बचपन से खुद से बात करने की आदत है। आप नज़रअंदाज कर दीजिए। दिखावा, ढोंग। आदित्य ने उसके शब्द दोहराए। सुना ही है तो दोहराने की क्या ज़रूरत? माया झल्ला गई। बीमार हैं क्या? लगता है। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। मैंने तुम्हें ज़्यादा छूट दे दी है। मत भूलो, इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मिस्टर मेहता, माया ने हिम्मत करके कहा, यह ज़माना बराबरी का है। मैं आपकी नाम की पत्नी सही, लेकिन गुलाम नहीं। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है। उसने फ़ोन उठाया। छोटी बहू को सीक्रेट रूम में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना कोई बाहर नहीं निकालेगा। जी साहब। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स आए, माया को कुर्सी से खींचा और घसीटते हुए ले गए। ये गैर कानूनी है, माया चिल्लाई। मैं पुलिस में केस कर दूंगी। बॉडीगार्ड्स हंस पड़े। छोटी बहू, कुछ दिन सोच विचार कर लीजिए। जब साहब का गुस्सा ठंडा होगा तो बाहर आ जाएंगी। दरवाज़ा बंद हो गया। माया फर्श पर गिरी पड़ी थी। आदित्य मेहता, वह चिल्लाई। अगर बाहर आई तो सबको सीधा कर दूंगी। मॉनिटर के समान बैठे आदित्य ने उसकी हरकत देखी और ठंडी हंसी हंसी। देखते हैं कुछ दिन बंद रहने के बाद तुम में चिल्लाने की ताकत बचती है या नहीं। सीक्रेट रूम में एक बिस्तर के अलावा कुछ नहीं था। चारों तरफ दीवारें, कोई खिड़की नहीं। तुम सच में पागल हो, माया बड़बड़ाई। खुद को अंधेरे से डर लगता है और मुझे यहाँ बंद कर दिया।
थककर वह बिस्तर पर लेट गई और कुछ दिनों तक वह वहीं बंद रही। पर उसे ये नहीं मालूम था कि उस रूम में एक सीक्रेट कैमरा था जिससे आदित्य लगातार उसको देख रहा था। वही मॉनिटर पर देखते हुए आदित्य ने ताना मारा, ये लड़की इंसान है या सूअर? खाना खाओ, सो जाओ। एक आम औरत होती तो डर से मर जाती, लेकिन माया एक तिलचट्टा दिखा। उसने जूता उठाया और धप। तुम भी आदित्य मेहता के भेजे हो? वह उसके शव से बोली। औकात देखी है अपनी। लेकिन वह तिलचट्टा वहीं पड़ा रहा, माया शर्मा के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना। बोरिंग, माया ने बुदबुदाया। इतनी कमज़ोर लड़ाई की ताकत मेरे सामने टिक भी नहीं पाए। यह कहकर वह फिर से बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। चूहे हों या तिलछट्टे जो भी इधर उधर भाग रहे थे, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उधर मॉनिटर पर यह सब देखते हुए आदित्य मेहता की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत सीक्रेट रूम की ड्यूटी पर लगे बॉडीगार्ड आबियाओ को फ़ोन किया। शमशेर, छोटी बहू को तुरंत सीक्रेट रूम से बाहर निकालो। चूंकि यह तरीका माया पर बिल्कुल असर नहीं कर रहा था, उसे वहां बंद रखना सिर्फ समय की बर्बादी थी। जब माया सोने ही वाली थी, तभी सीक्रेट रूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। उसकी नींद टूट गई, लेकिन उसने आंखें खोले बिना सुस्त आवाज़ में कहा, मुझे भूख नहीं है, बाद में खाना भेज देना। छोटी बहू, शमशेर ने अदब से कहा, साहब ने आदेश दिया है कि आपको बाहर निकाल दिया जाए। वाह, कितने मौके परस्त हैं ये लोग। माया ने मन ही मन सोचा। जैसे ही देखा कि आदित्य का ध्यान वापस आ गया, उसी वक़्त उसे बाहर निकालने आ गए। माफ़ कीजिए, माया ने बेपरवाही से कहा, अब मैं बाहर नहीं जाना चाहती। यहाँ खाना है, सोने की जगह है, काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं। छोटी बहू, शमशेर घबरा गया। मुझे मत फंसाइए, अगर साहब को जवाब नहीं दे पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम आदित्य से यही कहना, माया ने उठकर अकड़ से कहा। जो सज़ा होगी मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगी। शमशेर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह सीधे हाई एंड अपार्टमेंट जाकर सारी बात आदित्य को बताया। आदित्य का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक औरत तक को बाहर नहीं निकाल सके? उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम जैसे नाकाबिल लोगों को मैं यहाँ क्यों रखूँ? आज से तुम लंबी छुट्टी पर हो, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। मिस्टर मेहता, शमशेर कांप उठा। मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दीजिए, मैं अभी छोटी बहू को बाहर निकाल लाऊंगा। मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता, आदित्य ने सपाट लहजे में कहा। 5 सेकंड में मेरी आंखों से गायब हो जाओ। शमशेर के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। जी साहब, वह सिर झुकाकर पैकिंग करने चला गया। लेकिन जैसे ही वह सामान बांधकर निकलने वाला था, उसे दीवार से टिककर खड़ी माया शर्मा दिखी। मासूम सा चेहरा बनाकर वह बोली, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? अब शमशेर को सब समझ आ गया। माया शर्मा, वह गुस्से से दहाड़ा, तुमने मुझे फंसाया। फंसाया? माया के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। इसे बराबरी का हिसाब कहते हैं। जो तुमने मेरे साथ किया उसका ब्याज समेत लौटाया है। शमशेर पूरी तरह बेकाबू हो गया। तुम चालाक औरत, वह गरजा, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल उसने माया को जकड़ लिया और उसकी गर्दन दबा दी। माया को सांस लेना मुश्किल हो गया। इतना भयानक, ये सच में मुझे मार देगा। वह चाहे जितना मुंह चलाए, आखिरकार वह एक कमजोर औरत ही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बचाओ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई है? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मैं इस घटिया बॉडीगार्ड के हाथों ही मर जाऊंगी? जब उसकी आंखों के आगे सब धुंधला पड़ने लगा, तभी एक लंबी सख्त कदकाठी अचानक सामने आई। 2 ही झटकों में शमशेर काबू में आ गया। माया बेहोश हो गई। आदित्य मेहता ने फुर्ती से माया को थाम लिया। उसकी बाहों में उठाते हुए उसने माया की गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान देखे। उसकी आंखों में खूंखार गुस्सा उतर आया। शमशेर, वह दहाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसे पुलिस स्टेशन भेज दो। मिस्टर मेहता, शमशेर घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने गलती कर दी, बस एक मौका दे दीजिए। अपनी सफाई पुलिस को देना, आदित्य ने बेरहमी से कहा। इसे ले जाओ, मैं इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। बॉडीगार्ड्स शमशेर को घसीटते हुए ले गए। आदित्य ने बेहोश माया को प्रिंसेस स्टाइल में उठाया और तेज कदमों से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। आंटी वांग, उसने आदेश दिया, तुरंत प्राइवेट डॉक्टर को बुलाइए। जी साहब, आंटी वांग ने हालात समझते हुए तुरंत फ़ोन मिला दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर पहुंच गया।
आदित्य की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर इलाज में ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। डॉक्टर कांप गया। जी साहब। पूरी जांच के बाद उसने रिपोर्ट दी। मिस्टर मेहता, छोटी बहू को सिर्फ बाहरी चोटें आई हैं और बहुत ज़्यादा डर लगा है। इसी वजह से वह बेहोश हैं। ठीक से देखभाल की जाए तो जल्दी होश में आ जाएंगी। ठीक है, आदित्य ने कहा, आप जा सकते हैं। कमरे में अब सिर्फ आदित्य और माया थे। वह नहीं जानता था कि वह यहाँ क्यों बैठा है। मुझे तो उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन कहती थी कि तुम बहुत बहादुर हो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। तिलछट्टों और चूहों से भी नहीं डरती, तो फिर एक मामूली बॉडीगार्ड ने तुम्हें कैसे गिरा दिया? लेकिन माया आज चुप थी। कोई पलटकर जवाब नहीं, कोई ताना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आदित्य को यह माया बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह माया शर्मा जिसे वह जानता था, जिद्दी, तेज और पूरी जान से भरी हुई, वही असली माया थी। माया रिया से बिल्कुल अलग थी। वह उसे गुस्सा दिलाती थी, उसकी नसें तान देती थीं, फिर भी उसकी नज़र बार बार उसी पर टिक जाती थी। यह बात आदित्य को खुद परेशान कर रही थी। वह बिस्तर पर उसके पीले पड़े चेहरे को देखता रहा। कहती थी कि तुम बहुत बहादुर हो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। तिलचट्टों और चूहों से भी नहीं डरती, तो फिर एक मामूली बॉडीगार्ड ने तुम्हें कैसे गिरा दिया? लेकिन माया आज चुप थी। कोई पलटकर जवाब नहीं, कोई ताना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आदित्य को यह माया बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह माया शर्मा जिसे वह जानता था, जिद्दी, तेज और पूरी जान से भरी हुई, वही असली माया थी। माया शर्मा को इस तरह बेहोश और निस्तेज पड़ा देखकर आदित्य मेहता का मन बिना वजह ही चिड़चिड़ा हो गया। उसे न जाने क्यों किसी को डांटने का मन करने लगा। इसी बीच उसका मोबाइल फ़ोन अचानक बज उठा। यह आवाज़ उसकी झुंझलाहट को और बढ़ा गई। उसने गुस्से में कॉल रिसीव की और कहा, क्या काम है? साफ साफ बोलो। फ़ोन के दूसरी तरफ कर्ण सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत नंबर मिला दिया है। उसने जल्दी से स्क्रीन पर नंबर चेक किया। नंबर सही था। अरे आदित्य, करण ने नाक छूते हुए कहा, तू आज बारूद खाकर बैठा है क्या? इतना गुस्सा कि मुझे लगा गलत आदमी को फ़ोन लग गया। अगर कुछ कहना है तो फालतू बकवास मत कर, आदित्य ने बिस्तर पर बैठते हुए झुंझलाकर कहा। छोड़, आज कोई भूत तुझ पर सवार है लगता है, करण ने हंसते हुए कहा। मैं बड़ा आदमी हूँ, तेरी बदतमीज़ी माफ़ करता हूँ। करण, आदित्य की आंखें पतली हो गईं। फिर से वही बात दोहराने की हिम्मत मत करना। ठीक है, करण ने तुरंत टोन बदली। कुछ दिनों बाद एक प्राइवेट पार्टी है। क्या तू माया शर्मा को साथ लाएगा? आदित्य का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तू माया को बहुत अच्छी तरह जानता है? उसने नाराज़गी से पूछा। ओह, करण शरारती हंसी हंस पड़ा। जलन हो रही है क्या? बकवास, आदित्य ने ठंडी हंसी हंसी। मैं जलन क्यों करूँगा? तू जानता है मेरे दिल में सिर्फ यानर है। मैं किसी और औरत को पसंद नहीं कर सकता। मुझे पता है, करण बोला, लेकिन अब तुम दोनों अलग हो और पास में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो समय के साथ दिल बदलना मुश्किल नहीं। दफ़ा हो, आदित्य ने घृणा से कहा। उस जैसी बदतमीज़ औरत को मैं तब भी पसंद नहीं करूँगा अगर दुनिया की सारी औरतें ख़त्म हो जाएं। अच्छा, करण हंसते हुए बोला, फिर आगे चलकर मुंह मत बदल लेना। मैं आदित्य मेहता हूँ, आदित्य ने तिरस्कार से कहा। जो कहता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, करण ने बात खत्म की। मैंने सूचना दे दी, अब तू अपनी बीवी के साथ टाइम बिता। फ़ोन कट गया। बीवी? आदित्य ने उपहास से कहा। उसकी नज़र बिस्तर पर बेहोश पड़ी माया पर गई। वो कैसी बीवी है जो पति को गालियाँ देती है? ऐसी औरत उसने पहली बार देखी थी। अगले दिन दोपहर को माया शर्मा ने अंगड़ाई ली और नींद से जागी। खिड़की से आती धूप बिल्कुल सही लग रही थी। एक पल को लगा जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। गर्दन में हल्का दर्द था, गला सूखा हुआ। कल क्या हुआ था? उसने सिर पकड़कर सोचा। धीरे धीरे उसे याद आने लगा। शमशेर का गर्दन दबाना, सांस न आना और फिर आदित्य मेहता। उसके बाद कुछ भी याद नहीं। उसी वक़्त आंटी कमरे में आई। माया को जागा देखकर वह खुशी से बोली, छोटी बहू, आप जाग गईं। अगर आज भी नहीं उठती तो साहब जिंदगी भर आपकी सेवा करते रहते। क्या? माया चौंक गई। आदित्य मेरी देखभाल कर रहा था? वह हंस पड़ी। इससे अच्छा तो मैं मान लूं कि सूअर पेड़ पर चढ़ गया। मैं झूठ नहीं बोल रही, आंटी बोली। वह पूरी रात आपके पास बैठे रहे?
पानी पिलाया, रज़ाई ओढ़ाई, आपने बार बार लात मारी तो भी दोबारा ढकते रहे। सुबह तक बिस्तर के किनारे थोड़ी देर सो पाए। आज सुबह ग्रुप मीटिंग ज़रूरी थी, वरना वे आपके उठने तक यहीं रहते। माया का दिमाग पूरी तरह उलझ गया। ये आदित्य जैसा नहीं लगता, वह बुदबुदाई। क्या वो नकली आदित्य था? आंटी, मेरे लिए कहानी मत बनाइए। मैं जानती हूँ वो मुझे कितना नफ़रत करता है। मुझे सीक्रेट रूम में बंद कर दिया, तंग किया, फिर अचानक ऐसा सब। उसने सिर पकड़ लिया। ये क्या है? पहले झर, फिर शहद। काफ़ी देर सोचने के बाद माया उठी, तैयार हुई और दोपहर के खाने के लिए नीचे आ गई। खाना रखते हुए आंटी मुस्कुराईं। छोटी बहू, खाना खा लीजिए। आंटी, माया ने अचानक पूछा, आदित्य को कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप उनके लिए खाना बनाना चाहती हैं? आंटी वांग समझ गईं। बस कल रात की देखभाल का धन्यवाद कहना है, माया ने अकड़ कर कहा। उन्हें अंडा फ्राइड राइस पसंद है, आंटी वांग बोली। आज उनका वही दिन है। इतना बड़ा सीईओ और अंडा फ्राइड राइस? माया हैरान रह गई। अगर आप उन्हें वाकई समझना चाहती हैं तो आपको जानना होगा कि वे इसे क्यों पसंद करते हैं, आंटी वांग ने कहा। मुझे उन्हें समझने का कोई शौक़ नहीं, माया ने तुरंत जवाब दिया। फिर भी खाने के बाद उसने खुद फ्राइड राइस बनाया। कैसा है? उसने पूछा। बहुत अच्छा, आंटी ने हलादे चोट अलादे शुरे ताए क्या कितिर फलादे शुरे गिवदा क्या। तारीफ की। आखिरकार माया ने खुद आदित्य के लिए खाना ले जाने का फैसला किया। किंग ग्रुप के 18वें फ्लोर पर आदित्य का ऑफिस था। वह अंदर इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। एक ऊंची फैशनेबल औरत अंदर आई। आदित्य, उसने नाद से पुकारा। क्या तुम अंदर हो? उसकी आवाज़ काफ़ी अपनापन लिए थी। माया चौंकी। ये कौन है? आदित्य की गर्लफ्रेंड। फैशनेबल औरत की नज़र सोफे पर बैठी माया पर पड़ी। उसने भौं चढ़ाकर कहा, तुम सेक्रेटरी हो? यहाँ बैठने का टाइम है। मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। मैं आदित्य का इंतज़ार करूँगी। माफ़ कीजिए, माया शर्मा ने सामने खड़ी फैशनेबल औरत को ठंडी नज़र से देखा। मैं आदित्य की सेक्रेटरी नहीं हूँ। अब उस औरत को माया का चेहरा साफ दिखाई दे गया। उसकी आंखों में पहले हैरानी चमकी, फिर जलन और गुस्सा उभर आया। रिया शर्मा, वह औरत तंज से हंसी। तो सच में तुम ही हो? क्यों? आदित्य से शादी करने के बाद अब मेरे सामने आकर दिखावा करने आई हो? माया के दिमाग में तुरंत घंटी बजी। ये मेरी बहन को जानती है और इससे नफरत करती है। सॉरी, माया ने जानबूझकर कहा। मैं सच में आपको नहीं जानती। अभी अपनी असली पहचान छुपाना ज़रूरी था। अगर रिया के जानने वालों को शक हो गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रिया शर्मा, वह औरत गुस्से से चिल्लाई, तुम आज भी उतनी ही घमंडी हो। मैं हूँ काव्या मल्होत्रा, आदित्य की बचपन की दोस्त, और तुम कहती हो कि तुम मुझे नहीं जानती। ये 100 मत समझो कि आदित्य से शादी कर लेना कोई बड़ी बात है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे तुमसे छीन सकती हूँ। काव्या गुस्से से कांप रही थी। काव्या, माया ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, तुम क्या सोचती हो वो तुम्हारी समस्या है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। इन शब्दों ने काव्या को पूरी तरह भड़का दिया। रिया शर्मा, तुम बहुत घटिया औरत हो। मैं तुम्हें कब से सह रही हूँ। आज जब आदित्य यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूँगी। काव्या ने हाथ उठाया और माया को थप्पड़ मारने ही वाली थी,
लेकिन अगले ही पल माया ने उसकी कलाई पकड़ ली और ज़ोर से झटका दिया। काव्या लड़खड़ाकर पीछे गिरी। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? रिया तो हमेशा कमज़ोर नाजुक लड़की मानी जाती थी, इतनी ताकत! अचानक काव्या को एहसास हुआ। रिया शर्मा, वह अविश्वास से बोली, तो तुम इतने सालों से कमज़ोर बनने का नाटक कर रही थी? आदित्य को धोखा देकर उसकी हमदर्दी बटोरती रही? असल में तुम बिल्कुल अलग हो, माया ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। काव्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आदित्य के ऑफिस में इतनी बेवकूफ़ी नहीं करती। यहाँ हर जगह सीसीटीवी लगे हैं। अगर आदित्य ने सब देख लिया तो तुम क्या सोचती हो वह क्या सोचेगा? काव्या एक पल को घबरा गई, लेकिन फिर चालाकी से मुस्कुरा दी। तो क्या? अगर उसने तुम्हें तुम्हारी असली सूरत में देखा तो क्या वह नहीं सोचेगा कि तुमने उसे इतने सालों तक धोखा दिया? क्या वह फिर भी तुमसे प्यार करेगा? तो चलो, माया ने आंखों में चुनौती ली कहा, शर्त लगा लेते हैं, देखते हैं किसकी किस्मत खराब निकलती है। काव्या जवाब देने ही वाली थी कि पीछे से कदमों की जानी पहचानी आवाज़ आई। उसने तुरंत चेहरा बदल लिया, आंखों में आंसू भर लिए और रोते हुए बोली, रिया, तुम आदित्य से शादी कर चुकी हो, फिर भी मुझसे ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा था मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगी, तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? माया सन्न रह गई। इतना ड्रामा 1 सेकंड में? उसी पल आदित्य मेहता ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने काव्या की कलाई पकड़ ली और सख्ती से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आदित्य! काव्या तुरंत उसके सीने से लग गई। अगर तुम देर से आते तो आज मैं मारी जाती। आदित्य ने भौहें सिकोड़ लीं। काव्या, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी और रिया की कभी नहीं बनी। लेकिन रिया इतनी कमज़ोर नहीं जितना तुम समझते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? इतना कहकर आदित्य ने उसका हाथ हटाया और माया के पास आ गया। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और नरमी से बोला, डार्लिंग, क्या हुआ? तुम मुझे मिस कर रही थी? माया को यह सब असहज लगा। वह उसे हटाने ही वाली थी कि आदित्य ने उसके कान में धीरे से कहा, माया शर्मा, मेरे साथ चलो। मत भूलो, अभी तुम रिया शर्मा की जगह हो। माया समझ गई, उसे निभाना होगा। उसने आदित्य की गर्दन में हाथ डाल दिया और मीठी आवाज़ में बोली, पतिदेव, मैं आपके लिए प्यार से खाना लाई थी, लेकिन यहाँ काव्या मिली। आप न होने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना चाहा। मैंने बस खुद को बचाया। आप जानते हैं ना मैं कितनी कमज़ोर हूँ। काव्या का चेहरा जल भुन गया। आदित्य! उसने तुरंत पलटवार किया, ये झूठ बोल रही है। ये हमेशा आपके सामने कमज़ोर बनने का नाटक करती है। बस, आदित्य ने सख्ती से कहा, रिया मेरी पत्नी है, मैं उसे जानता हूँ। मुझे किसी की फूट डालने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई काम नहीं है तो चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि रिया मुझे लेकर गलत सोचे। माया अंदर से कांप गई। वह मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए ऐसा कर रहा है। काव्या गुस्से और जलन से भरी मुड़कर चली गई। रिया शर्मा, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपनी स्टोरी के एपिसोड अपलोड करते रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।